आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या होती है? शब्द की परिभाषा एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शॉर्ट में तो हम क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का समूह तो ये भी हो सकता है अ, म, ग, जैसे अभी हमने लिखा क, च, त, ल, न। अब वर्णों का समूह तो ये ही है, लेकिन ये शब्द थोड़ी ना, इसे हम शब्द नहीं कह सकते। ये वर्णों का समूह तो है, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। यानी केवल वर्णों के मिलान को हम शब्द नहीं बोल सकते। किसे बोलेंगे हम? वर्णों के सही मिलान को शब्द बोलेंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया क, च, प, ल, न, ये वर्णों का सही मिलान नहीं है। एक वर्ड हो गया जैसे या, ल, य, बी, द, ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर हम ये लिखेंगे विद्यालय, तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? विद्यालय। तो ये वर्णों का सार्थक समूह या वर्णों की सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। है ना? एक या अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों का मेल तो है, लेकिन जिसका कोई मीनिंग भी है। क्लियर? अब हम देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फर्स्ट हो गया स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया रचना के आधार पर। थर्ड हो गया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। फोर्थ हो गया अर्थ के आधार पर। इस तरीके से ये वर्णों के 4 भेद हो गए। ठीक है, पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अब हम सबसे पहले लेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। क्या लेंगे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। पहला भेद है ये अपना शब्द। अब क्या किया हुआ है? अब स्रोत या सोर्स,
हमें जहां से जो कुछ भी मिले शब्द, है ना, वो क्या कहलाएंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। जैसे कुछ शब्द हमने संस्कृत से ले लिए, कुछ हमारी देशी भाषाओं से ले लिए, कुछ हमने विदेशी भाषाओं से ले लिए। यानी इस प्रकार कोई भी शब्द जो बोलियों से, क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए, वो सब क्या कहलाएंगे, वो शब्द स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके भी चार भेद हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, पहला है तत्सम शब्द, पहला हो गया तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम का अर्थ ही होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ है, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान, उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? उसके संस्कृत के समान। संस्कृत क्या है? सब भाषाओं की मूल जननी है। तो एज इट इज, वैसे की वैसे जो संस्कृत भाषा से जो शब्द, संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए, जो शब्द ज्यों के त्यों शब्द हिंदी भाषा में आए, उदाहरण देखिए हम इसका। जैसे वृक्ष, अब ये संस्कृत वर्ड है लेकिन हिंदी में यूज हो गया ऐसे की ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा हम ले दुग्ध, दुग्ध शब्द भी प्योरली संस्कृत है, बट एज इट इज ऐसे की ऐसे हिंदी भाषा में यूज हो गया। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों निकलकर हिंदी भाषा में शामिल हुए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, पेड़, वृक्ष, शाला, रात्रि, हस्त, शिक्षा आदि। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, दूसरा इसका प्रकार है तद्भव। तद्भव शब्द क्या हुआ? जो संस्कृत भाषा से आए लेकिन बदल कर हिंदी भाषा में शामिल हो गए। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में शामिल हो गए, हिंदी भाषा में शामिल हो गए, वो शब्द क्या कहलाए? तद्भव। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, वृक्ष था, तब ये हिंदी में बदल कर कैसे आया? पेड़। दुग्ध था, वो हिंदी में बदल कर कैसे आया? दूध। हस्त था, वो हिंदी में बदल कर कैसे आया? हाथ। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव। जो संस्कृत भाषा से तो आए लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ जो हिंदी भाषा में शामिल हो गए, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। फिर है थर्ड। थर्ड हमारा क्या था? देशज शब्द। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जो हमारे देश की बोलियों से, लोक भाषाओं से जो हिंदी भाषा में आए, वो देशज शब्द कहलाए। कैसी भाषाओं से? बोलियों से, लोक भाषाओं से।
लोक भाषाओं से। जो हिंदी में आए वो क्या कहलाए? देशज शब्द। जो हमारी बोलियों और लोक भाषाओं से है, जैसे अभी हम खिचड़ी जो बोलते हैं, खिचड़ी वर्ड भी हमारी किसी बोली से ही आया है। रोटी राजस्थानी है, लोटा, ये सब हमारी बोलियों बोलियों इन सब से आए। फोर्थ है अर्थ के आधार, फोर्थ है अर्थ के आधार पर, सॉरी फोर्थ है विदेशी शब्द। जो हमारी विदेशी भाषाओं से आए, जैसे अरबी, विदेशी भाषा है ना, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जो इन सब भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल हुए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। तो ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये किसके आधार पे थे भेद? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, कि जहां से हमें जो वर्ड मिले वो सब हिंदी भाषा में शामिल हो गए। अब नेक्स्ट था हमारा शब्द का नेक्स्ट भेद था रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट। दूसरा था मेन रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? देखिए 3 होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है रूढ़, सेकंड होता है यौगिक, थर्ड होता है योग रूढ़। इस तरह रचना के आधार पर 3 भेद हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना? अब रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ का अर्थ है, रूढ़ वे शब्द है जो अपने आप में पूरे हैं, जो किसी दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो अपने आप में पूरे हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया सेना, ये मूल शब्द है, इसमें कोई शब्द नहीं मिला हुआ है। शेर है, अभी किसी पशु के लिए प्रचलित हो गया, शेर हो गया। गधा हो गया, गधा भी एक जानवर है, वो किसी पशु के लिए प्रचलित हो गया। बच्चा, ये सब अपने आप में पूरे हैं, ये किसी शब्द से मिलकर नहीं बने, तो ये क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसके टुकड़े भी मतलब जिसके टुकड़े भी किए जाते हैं, जो अन्य शब्द या शब्दांश के साथ लगकर बनते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया सुपुत्र, अब इसका हम कुछ तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? इसको हमने सु प्लस पुत्र लिख लिया, हो गए ना इसके खंड। तो यानी ये 2 से मिलकर बना है, 2 शब्द या शब्दांशों से मिलने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? यौगिक। जैसे अभी हमने लिख दिया नमकीन, अब नमकीन में इन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? इन, इन प्रत्यय, तो ये भी 2 शब्दांशों से मिलकर बना है। योग रूढ़ अलग होता है। योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, भले ही वो 2 शब्दों से मिलकर बने हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही अर्थ के लिए यूज में ले जाते हैं। जैसे अभी आप समास पढ़े होंगे ना, तो वैसे उसमें होता है लंबोदर। अब लंबोदर का मतलब वैसे तो लंबा पेट, लेकिन ये लंबा पेट हर मोटे पेट वाले को लंबोदर नहीं करता। लंबोदर किसके लिए प्रचलित है? गणेश जी के लिए। ऐसे ही पीताम्बर, जलज, जलज किसको बोलते हैं? कमल। अब जल में रहने वाला हर चीज, हर वस्तु जलज हो सकती है, लेकिन जलज पर्टिकुलर किसके लिए प्रचलित हो गया है? कमल के लिए। पीताम्बर, पीले वस्त्र तो बहुत लोग पहनते हैं, बट लेकिन सिर्फ किसके लिए प्रचलित है? श्री कृष्ण के लिए। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। आया समझ में? तो ये थे हमारे रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब आता है नेक्स्ट हमारा आता है प्रयोग के आधार पर।
ये हमारा शब्द का तीसरा भेद है। प्रयोग यानी यूज करने के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया? प्रयोग के आधार पर हमने इसको जैसे जैसे यूज में लिया वैसे वैसे हमें पता चला कि कौन कौन से शब्द होते। तो इसके दो भेद होते हैं, कौन सा? विकारी और दूसरा अविकारी। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन पर शब्द पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे हमने बोला हमने एक वर्ड बोला लड़का आया, लड़का आया, लेकिन अगर हमने बोला लड़की तो क्रिया भी चेंज हो गया ना, विकारी शब्द। लिंग बदलने से विकार आ गया, तो ऐसे संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। यानी लड़का और लड़की शब्द में क्या है? विकारी शब्द है। अब जैसे सर्वनाम में क्या होगा? ये तो हमने संज्ञा सुना। सर्वनाम जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम चेंज कर लेते हैं ना सर्वनाम शब्द। वह, वे, तो ये सब किस में आएंगे? विकारी शब्द में। क्रिया शब्द भी हो जाते हैं चेंज, आई, आए, गया, गए, तो क्रिया शब्द भी विकारी हो गए। विशेषण शब्द भी हो जाते हैं, काला, काली। और कुछ शब्द अविकारी होते हैं जिन पे लिंग, वचन, काल तथा क्रिया का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमने ऊपर लिखा, मान ऊपर लिखा या हमने लिखा नीचे। अब हमने एक सेंटेंस बनाया, लड़का ऊपर आया, ऊपर आया, लड़की ऊपर आई, लड़की ऊपर आई। अब देखो क्रिया चेंज हो गई, संज्ञा चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। वह कल घर आया, वह कल घर आई, कल कल ही रहेगा। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सुबह है, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ। पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, मम्मी सुबह विद्यालय जाती हैं पढ़ाने। तो सुबह सुबह ही रहा, तो ये शब्द किस में आते हैं? अविकारी में। और जिसपे लिंग, वचन, काल तथा क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो विकारी होते हैं, जिसपे लिंग, वचन, काल तथा क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी होते हैं। समझ में आया? चलिए अब लास्ट है फोर्थ। अब फोर्थ क्या कहलाएगा? फोर्थ है शब्द का अर्थ के आधार पर। शब्द का फोर्थ भेद है अर्थ के आधार पर शब्द। ये बहुत सिंपल है। इसे क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द जानते होंगे, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाची शब्द, फिर है विलोम शब्द। आप ये जैसे मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, जैसे जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, कुर्सी, पुस्तक, मेज, इन सब का एक ही अर्थ है, अनेक अर्थ नहीं होते, तो वो कहलाएंगे एकार्थी शब्द। कुर्सी, पुस्तक, मेज,
ये सब किसमें आएंगे? एकार्थी शब्द में। अनेकार्थी शब्द जिसके दो दो अर्थ होते हैं, जैसे अभी मैंने वर्ड लिया कल, अनेकार्थी शब्द में समानार्थी की जगह हम लेंगे अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। समानार्थी शब्द तो पर्यायवाची नहीं आ जाएगा। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने लिया कल, अब कल आने वाला कल भी होता है और कल का अर्थ मशीन भी होता है। तो हो गया ना अनेकार्थी शब्द। अब ऐसे ही हमने जैसे वर्ड है पत्र, पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है पत्र का मतलब। ऐसे ही बाल, सिर के बाल और बच्चे को भी बाल बोलते हैं। बच्चा, सिर के बाल और बच्चा, ये क्या हो गए? अनेकार्थी शब्द हो गए। तो जिस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वो कहलाएंगे अनेकार्थी शब्द, और जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है और कोई अर्थ नहीं निकलता वो कहलाएगा एकार्थी शब्द। अब पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी लिखते हैं, बोलते हैं, जैसे कि पेड़। अब पेड़ के लिए दूसरा वर्ड एक और है वृक्ष, एक और है तरु। तो पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष हो गया, तरु हो गया। तो ये किसमें आएंगे? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। विलोम शब्द तो सभी जानते हो, आप तो फोर्थ सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विलोम शब्द जस्ट उसका उल्टा, अपोजिट्स, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, तो ये क्या हो गए? विलोम शब्द। बड़ा छोटा विलोम शब्द भी बोलते हैं इसको, और विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं और पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो ये थे शब्द के चार भेद और उनके भी प्रकार। ठीक है ना? शब्द के चार भेद थे। पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा तीसरा था प्रयोग के आधार पर, और चौथा था अर्थ के आधार पर। ठीक है ना? इस तरीके से हमने शब्दों के चार भेद पढ़े। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द थे? तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। और रचना के आधार पर कौन से थे? विकारी और अविकारी। रचना के आधार पे थे रूढ़, रूढ़ और यौगिक, और प्रयोग के आधार पे थे विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पे थे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया।